हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एवं 12th वाली क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग बड़े ही सरलतापूर्वक 2026-27 बैच के लिए हमने आपको यूनिट नंबर 5 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एक चैप्टर था जीव और समष्टि और दूसरा टॉपिक था बाबू हमारे पास क्या था, पारितंत्र। आज उससे बढ़िया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ना, चैप्टर नंबर 3 आपके यूनिट नंबर 5 का, अर्थात आप कह सकते हो आपके 12th के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो आप सभी लोग फटाफट जो हमारे पास साथ जुड़ते हैं जुड़ जाएँ, यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, सभी जितने बोर्ड हैं जहाँ पे आपके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर होगा सभी इंक्लूड हो जाइए। ठीक है, तो आइए चलिए क्लास को बड़े ही धमाके तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो बच्चे, अगर मैं क्लास की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं। चैप्टर का हमारा नाम है बायो डाइवर्सिटी एंड क्या है बेटा हमारे पास है कंजर्वेशन। इस चैप्टर का हमारा नाम है बेटा ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ये हमारा बेटा क्या है, टॉपिक है आपके। अगर आप अपने एनसीईआरटी के अध्याय से देखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये 13वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है बच्चे? 13वां अध्याय है, राइट। पर ऐसे अब आप देखेंगे तो कौन से यूनिट में आता है बेटा, हमारे पास है यूनिट नंबर कौन सा बेटा, ये 5 है। क्या है? 5 है। और 5 में कौन सा आता है बेटा, हमारा चैप्टर कौन सा है? 3rd है। कौन सा है? 3rd है। अगर यूनिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तीसरा चैप्टर है, और वैसे आप देखते हैं तो कौन सा है आपका 13वां चैप्टर ना। अब आपको बता दो यहाँ से बेटा नीट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहाँ से नीट में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसके साथ साथ अपने बोर्ड की तैयारी तो कर ही सकते हैं, और प्लस नीट में भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आई होप। आइए चलिए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जैव विविधता जो शब्द लिखा है, पहले हम लोग उसी बारे में परिचित होंगे, आखिर वास्तव में इसका क्या मतलब है और इसे हमें पढ़ना क्यों है ना। तो एक एक करके हम लोग बातें करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करें क्लास को। चलिए फटाफट आइए, तैयारी बनाइए बेटा। जैव विविधता, जैव विविधता, बड़े ही प्यार से इसे समझिएगा। बायो डाइवर्सिटी बेटा, एक आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि हम कोई भी कंटेंट लिख के नहीं लाते हैं, जो कुछ होता है सामने आपके लिखेंगे, सामने आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कोई कॉपी एंड पेस्ट नहीं। हमको लिख कर पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं करवाते। कहीं ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तभी, नहीं तो आई होप हम लगभग आपको चीज़ों को सब कुछ डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाकर ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेटा ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि ये जैव विविधता जो शब्द है किसने दिया था बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था बेटा, यह शब्द तो एक व्यक्ति थी जिसका नाम था बेटा वाल्टर जी रोमेन। क्या नाम था? वाल्टर जी रोमेन। तो वाल्टर जी रोमेन ने क्या किया था बेटा, तो वाल्टर जी रोमेन ने ये सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया था ना, वाल्टर जी रोमेन। जबकि बेटा अगर इसकी परिभाषा बताया, अगर पूछा जाए कौन दिया था, तो एडवर्ड विल्सन। कौन थे बेटा, इसकी परिभाषा किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जाए इसकी परिभाषा किसने दिया था बेटा, इसका नाम है एडवर्ड विल्सन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा इसकी परिभाषा किसने दिया था, तो एडवर्ड विल्सन ने इसका क्या दिया था, परिभाषा, एडवर्ड विल्सन। ठीक है, ये दोनों की पॉइंट में आपसे हो सकते हैं कि फैक्ट के रूप में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप फैक्ट के रूप में से दोनों पॉइंट को याद कर लेंगे बेटा। आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो वाल्टर जी रोमेन ने दिया था, और परिभाषा किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने इसका क्या दिया था, परिभाषा दिया था। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि सर जी परिभाषा क्या है, वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान दें, जैव विविधता का अर्थ होता है जहाँ पे जीवों में पाई जाने विविधता। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, जीवों में पाई जाने वाली
जाने वाली विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही क्या कहलाती है बेटा? विविधता ही क्या कहलाती है? कहने वाली क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाता है बेटा। यहाँ पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है बेटा। जैसे एक ही जगह पे अलग अलग जाति के जीव अगर पाए जाते होंगे तो उन्हीं के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता, मतलब जीवों की अलग अलग वैरायटी, जीवों की अलग अलग वैरायटी। जैसे कुछ यहाँ पे क्या हो, पौधे के प्रजातियाँ हो, जैसे 15 प्लांट की कुछ प्रजातियाँ हो, कुछ कीड़े मकोड़े की प्रजातियाँ हो, कुछ स्तनधारी की प्रजातियाँ हो, कुछ सरीसृप हो, कुछ क्या हो रेप्टाइल वाले हों, और कुछ कैसे हो उड़ने वाले पक्षी हो। इन सभी प्रजातियों को जब मिला देते हैं, एक ही जगह पे सब मिलने लगते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। समझ रहे हो? बल्कि इसकी परिभाषा अगर बेटा देखा जाए कैसे देते हैं लोग कि जीव में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक स्तर में पाई जाने वाली विभिन्नता। क्या इसकी लिख सकते हैं बेटा? हम लोग लिख सकते हैं जीवों में संरचनात्मक एवं संरचनात्मक और बेटा कौन हो गया? एवं कार्यात्मक स्तर पर कार्यात्मक स्तर पर पाए जाने वाली भिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता कहलाता है। जैसे बेटा एक बात करूँ मैं, जैसे मान लो कि यह एक स्थल है बेटा। क्या है हमारे पास? है एक स्थल है बेटा। क्या है? पृथ्वी पर मान लो जीवन की, ध्यान देना भाई, पृथ्वी पर जीवन की पृथ्वी पर ही तो पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी बेटा? पृथ्वी पर जीवों की विविधता मिलेगी। विविधता, और जब पृथ्वी पर जीवों की विविधता मिलेगी बेटा, तो आपको बताऊँ, जैसे आपको बताऊँ ना, इस पृथ्वी पर हम बात करें आपको तो 20,000 बेटा क्या होगा? 20,000 प्लस चींटियों की प्रजातियाँ, 20,000 प्लस चींटियाँ पाई गई बेटा इस पृथ्वी पर। अगर आपसे अगला बात कहूँ 30,000 प्लस बेटा क्या हुआ? बीटल, मृग। 30,000 प्लस ब्रीटल, इसको बोलते हैं मृग बोलते हैं बेटा। भृंग पाएगा बेटा। इसी देखें 28,000 प्लस मत्स्य, 28,000 प्लस मत्स्य प्रजाति पाएंगे बेटा, प्रजाति। हाँ, वहीं पर अगर बताएं 20,000 प्लस आर्किड। इसका मतलब समझिए बेटा, ये पृथ्वी पर अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही ना, तो इन्हीं सभी का जब एक ही जगह पर ये सभी, जैसे मत्स्य भी मिले, क्या मिले बेटा? मत्स्य। जैसे ये एक स्थल है, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ कि वास्तव में जैव विविधता होता क्या है, जरा इस बात को समझिए। जैसे देखिए हमारी पृथ्वी पर देखेंगे तो लगभग आपको 20,000 प्लस चींटियों की जातियाँ पाई जाती हैं, 30,000 प्लस बीटल भृंग की जातियाँ पाई जाती हैं, 28,000 प्लस मत्स्य की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 20,000 आर्किड की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पर जरा सा हम जैव विविधता कहेंगे किसे? मान लो बच्चे एक हमारा क्या है? ये स्थल है। क्या है? स्थल है। अब इस स्थल पे लल्ला, इस स्थल पर क्या मिले हमको? चींटियाँ भी मिले बेटा। इस पर क्या मिले हमको? यहीं पर क्या मिले? पंछी भी मिले। यहीं पर हमको क्या मिले बेटा? पादप की जातियाँ मिले। किसकी मिले? पादप की जातियाँ मिले। यहीं पर हमको क्या मिले बेटा? ध्यान देना, मत्स्य मिले, मत्स्य मछली मिले। यहीं पर हमको क्या मिले बेटा? छोटे छोटे क्या हो गए? ये हो गया। यहीं पर हमको क्या मिले? स्तनधारी। तो जब एक ही स्थल पर कई सारी जातियाँ, एक ही जगह पे जब कई सारी जातियाँ मिलने लगती हैं, अलग अलग जीवों के प्रकार मिलने लगते हैं, तो उन्हीं के समूहों को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। समझ लो, एक ही स्थान पे कई सारी प्रजातियों का मिलना, एक स्थान में बहुत सारी प्रजातियों का मिलना ही क्या कहलाता है बेटा? जैव विविधता कहलाता है। तो क्या बात समझ पाए? जैव विविधता किसे कहते हैं? अब इस शब्द को किसने दिया था बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछे तो वाल्टर जी रोमे ने दिया था। परिभाषा इसकी किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। किसने दिया बेटा? एडवर्ड विल्सन ने दिया था ना। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आपको बताओ बेटा, अभी तो थोड़ी आगे चर्चा मैं करूँगा। पृथ्वी पर 70% से अधिक जंतु हैं और वही 22% क्या पाए जाते हैं? पादप, तथा 8% क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव।
अभी आगे इसकी मैं चर्चा करूँगा आगे, जैसे जैसे आगे लाइन पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? सभी को बताइए फट से, क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखो बच्चे क्या हुआ, जो जैव विविधता है, जैव विविधता को कुल 3 स्तर में बांटा गया। जैव विविधता को क्या हुआ, 3 भागों में बांटा गया है। जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया बेटा? याद रखेंगे 3 भागों में। तो 3 भागों में बेटा कौन कौन से है हमारे पास? ये जो 3 भाग है बच्चे कौन कौन से हैं हमारे? तो एक होता आनुवांशिक स्तर पे देखते हैं, किसके देखते हैं? आनुवांशिक स्तर पे देखेंगे बेटा। दूसरा किसके स्तर पे देखेंगे बेटा? प्रजाति स्तर पे। किस पे देखेंगे? आनुवांशिक स्तर हो गया बेटा। दूसरा जाति स्तर पे, कौन सा है? जाति स्तर पर देखेंगे बेटा। और तीसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? तो ध्यान देना, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी स्तर पर। तो कुल कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी बेटा? 3। तो कितने प्रकार से जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, आनुवांशिकी स्तर पे, जाति स्तर पे और पारिस्थितिकी स्तर पे। ठीक है, तो जरा सा हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग कौन सा बनाएंगे बेटा आप लोग? आनुवांशिकी स्तर पे। किसको डालेंगे? आनुवांशिकी हेडिंग बनाएंगे, आनुवांशिक स्तर। अब बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये आनुवांशिक स्तर क्या होता है लल्ला, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि सर ये आनुवांशिक स्तर क्या होता है, तो जरा सा समझते हैं। इसमें बेटा अगर कहा जहां आनुवांशिक रूप से भिन्नता पाई जाए, क्या हो बेटा? जहां आनुवांशिक रूप से विभिन्नता पाई जाए। जहाँ आनुवांशिक रूप से भैया क्या पाया जाए? जहाँ आनुवांशिक रूप से विभिन्नता पाई जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक स्तर। क्या बोलते हैं बेटा? अनुवांशिक। जैसे आपको एग्जाम्पल तो बताऊँ, जैसे आपको बताऊँ बेटा, अगर आप बात करेंगे लगभग 50,000 प्लस, बेटा 5,000 नहीं, 50,000 प्लस धान की प्रजाति। अब एक चीज बताओ बेटा, आप ही बताओ, ये धान तो धान होता है, पर धान आनुवांशिक स्तर पर कुल कितनी प्रकार की उसकी प्रजातियां मिल गई? 50,000 प्लस। वहीं आप देखेंगे बेटा, तो आपसे बताऊं दूसरी बात, 1,000 प्लस आम की प्रजाति बेटा, आम की प्रजाति। तो लल्ला ये क्या डिफाइन कर रहा है कि देखो आम तो आम होता है, पर आनुवांशिक स्तर देखेंगे तो लंगड़ा आम, हाँ, दशहरी आम। ठीक है, तो कई प्रकार के आम आपको देखने को मार्केट में मिलते हैं, पर देखेंगे सबकी जननी क्या है? आम है। पर आनुवांशिक स्तर में सबका संरचना, उसके खाने के स्वाद, सब कुछ क्या है? अलग अलग है, पर कहलाएंगे क्या? आम। कहलाएंगे क्या? आम। पर देखेंगे उसके संरचना, उसके स्वाद सब कुछ अलग होंगे, पर है क्या? आम। तो आनुवांशिक स्तर पे क्या हो पाए जा रहे? अलग पाए जा रहे। तो जो आनुवांशिक स्तर में भिन्नता पाई जाती है बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। ध्यान सुनो बेटा। इसके अलावा बेटा आपको बताऊँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है बेटा, आपको बताऊँ, एक है राउवोल्फिया। आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल और बेटा हमारे पास तगड़ा है। हाँ बेटा, राउ, क्या बच्चे? हाँ, उसका नाम पूरा है राउवोल्फिया, और इसके आगे क्या कहते हैं? बोमीट्रिया टेरिया। अब देखो बच्चे, ये स्पेशल आपको बताऊँ ना, तो ये ध्यान देना, ये ड्रग्स का स्राव करता है। ये क्या करता है बच्चे? अपने अंदर से ड्रग्स का स्राव। और जो ड्रग्स का स्राव करता है उसका नाम बच्चे क्या है? उस ड्रग का नाम क्या है? रेसरपीन है। क्या है बेटा? उसका नाम है रेसरपीन। अब ये रेसरपीन जो है, अब देखो ये निकलता है किसके अंदर से?
राउवोल्फिया वोमिट्रिया के अंदर से ये ड्रग्स का स्राव करता है। अब पर इसमें आप देखेंगे ना, इसमें क्षमता, इसकी क्षमता, सांद्रता के आधार पर भिन्नता, आधार पर भिन्नता बेटा, भिन्नता। अब सोचो कि ड्रग्स जो निकल रहा है ये किससे निकल रहा है? राउवोल्फिया वोमिट्रिया से पर निकल रहा है। पर देखेंगे तो उसकी जो क्षमता, मतलब नशा करने की जो क्षमता है, उसके आधार पे ये क्या हो जाता है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी बना देता है। समझ रहे हो? तो ये सभी एग्जाम्पल आप बेटा इसमें आप दे सकते हो बड़े ही आसानी से। क्या दे सकते हो बेटा कि जैसे कि आम की प्रजातियाँ दे सकते हो, धान की, आम की, इधर राउवोल्फिया वोमिट्रिया का ड्रग्स का स्राव होता है। पर इसमें देखेंगे रेस्पिरिन जो निकलता है, ये देखेंगे इसकी क्षमता मतलब अलग अलग प्रकार से नशा करने की जो क्षमता होती है, या इसकी जो सांद्रता, जो गाढ़ेपन और पतलापन की आधार होते हैं, इसके आधार पर देखोगे तो अलग अलग मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग पाई जा रही भिन्नताएं पाई जा रही है, वो किसके आधार पर पाई जा रही है? उसके आनुवांशिकी स्तर पर, उसके आनुवांशिकी में कुछ न कुछ क्या है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कुछ पतला निकालता है तो कोई कुछ क्या निकालेगा, गाढ़ा निकालेगा। कोई हो सकता है ज़्यादा नशा करता होगा, कोई क्या करता होगा, कम नशा करता होगा। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा क्या, आनुवांशिकी स्तर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, यहाँ पर बेटा आप चाहे तो एक आप पॉइंट लिख सकते हैं, RS पॉइंट। क्या है RS पॉइंट बेटा? यहाँ ये लिख सकते हैं कि किसी भी जाति में आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शाता है। क्या लिख लेंगे? किसी भी जाति में आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाता है। समझे बच्चे? क्या समझेंगे? किसी भी जाति में आनुवांशिक स्तर पे अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाता है। अगर तीनों से पूछे ज़्यादा कौन दर्शाता है बेटा, तो आप कौन बताएंगे? आनुवांशिकी स्तर पे। इसके साथ साथ बेटा इन सभी उदाहरणों को भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फट से कर लीजिए सभी लोग। आइए अब डालेंगे बेटा हम लोग जाति विविधता। क्या डालेंगे? जाति विविधता। अगर बेटा हम लोग कहें जाति विविधता क्या होता है लल्ला, अगर मैं आपसे कहूँ जाति विविधता क्या होता है, एक ही क्षेत्र में उपस्थित किसी किस्मों की संख्या और जाति की क्या प्रचुरता। समझ रहे हो? इसमें क्या होती है बेटा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक क्षेत्र में उपस्थित किस्मों की संख्या एवं प्रचुरता। संख्या एवं बेटा क्या देखेंगे? प्रचुरता ना, संख्या एवं जातियों की प्रचुरता, इसे लिखेंगे जातियों की प्रचुरता। जरा से इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस पॉइंट को बेटा हम लोग एक देखो, कर तो नहीं रहा है बेटा, कैमरा में देखो, कर तो नहीं रहा है ये, नहीं ना? अब देखो एक क्षेत्र में उपस्थित किस्मों की संख्या और जातियों की प्रचुरता। अब जरा सा देखिए, तो आप देखने की कोशिश करोगे बेटा, आप देखेंगे कि हमारा कौन सा है? दक्षिण भारत है, नीचे का दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत। अब बेटा जो हमारा दक्षिण भारत है, तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग पश्चिम इसको घाट बोलते हैं बेटा। अब इस तरफ हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलते हैं पूर्वी घाट बेटा। अब पूर्वी घाट की तरफ क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? बे ऑफ
बे ऑफ बंगाल है। अब इस तरफ क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, अरब सी है। और नीचे हमारे पास क्या आता है बेटा, यहाँ पे इंडियन ओशियन आता है, इधर आता है इंडियन ओशियन। अब बच्चे देखो, खास बात हमको समझना क्या है, अब जो पश्चिमी घाट होता है ना, तब पश्चिमी घाट में बेटा, ये पश्चिमी घाट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस वाले एरिया में माउंटेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माउंटेन। और जब माउंटेन पाए जाते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे भरपूर इस साइड में मानसून जो प्रवेश करता है, कहाँ चले गए यार, चलो देखो, तो ये मानसून जो प्रवेश करता है, तो इस एरिया पश्चिमी घाट में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। जबकि इस वाले एरिया में बेटा क्या होता है, मेघालय तो यहाँ पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा बेटा, और यहाँ पर वर्षा लल्ला क्या होता है, कम होता है, क्योंकि माउंटेन कुछ होता नहीं, रोक नहीं पाता, तो डायरेक्ट मानसून निकल जाता है। तो यहाँ जब वर्षा अधिक होता है बेटा ना, तब होता है वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर 10,000 से अधिक क्या विविधता पाई, जीवों की संख्या पाई जाती है। समझ रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर वर्षा अधिक होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, विविधता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, विविधता ज़्यादा। लगभग बेटा आपको बताऊँ तो यहाँ कितना पाए जाते हैं, 10,000 उभयचर के प्राणी पाए जाएंगे। उभयचर प्राणी, यहाँ कितने प्राणी पाए जाएंगे बेटा, 10,000 उभयचर प्राणी पाए जाएंगे। जबकि यहीं पर आप इधर देखेंगे वर्षा कम है, तो क्या होगा बेटा, विविधता कम। और जब विविधता कम, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो मात्र बेटा आपको कितना मिलता है, 200 से लेकर 300 प्रकार बस, 200 से लेकर कितना मिलता है, 300 प्रकार बस। मैं तो यहाँ उभयचर को लेकर बता दिया बेटा, आप से लेकर 10,000 ऐसे लिख लो इसको, 10,000 जातियाँ। तो यहाँ जातियाँ क्या मिल रही है बेटा, अधिक, और वहीं उधर जातियाँ क्या मिल रही है बच्चे, कम। समझ रहे हो, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। ठीक, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए, तीसरा हमारे पास लल्ला कौन है, तीसरा हमारे पास कौन है, पारिस्थितिकी कौन है, विद्या। पारिस्थितिकी स्तर पर बेटा, अगर पारिस्थितिकी स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे लल्ला यहाँ पर आप लोग इसको, तो इसमें सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है बेटा ना, यहाँ पर यह विविधता पारितंत्र स्तर पर देखा जाता है। किस पे देखा जाता है, पारितंत्र स्तर पर। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर देखा जाता है। पारितंत्र स्तर पर क्या किया जाता है बेटा, देखा जाता है ना। अब देखोगे जैसे बेटा आपको देखना, तुलना करना, जैसे रेगिस्तान में बेटा क्या होगा, वर्षा कम होगी, तो वहाँ वन भी क्या होंगे, कम। जैसे आपको तुलना करना हो तो किसमें तुलना करो बेटा, रेगिस्तान में देख लो, रेगिस्तान, और वहीं क्या इधर देख लो, वर्षा वन। इनमें आपको क्या दिखाई देगा, अलग अलग अंतर दिखाई देंगे ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें बेटा, तो पारितंत्र में कुल कितने होते हैं बेटा, 3। कितने होते हैं, 3। और सॉरी, जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं, आनुवांशिक स्तर पे, जाति विविधता होती है, और पारिस्थितिक स्तर पे। ठीक है ना, तो 3 प्रकार के होते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आइए चलिएगा, थोड़े से हम लोग आकलन की बात करते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा से उसको समझते हैं फैक्ट के तौर पे। ठीक है, चले आगे बढ़े, बाय बेटा। यहाँ तक सभी कहो क्या, हाँ क्या चीज, हाँ, पर पढ़ना जरूरी है ना। चलिए अब डालेंगे, हम लोग डालेंगे पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। हेडिंग बनाएंगे बेटा, पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां। देखो लल्ला, इस बात को बड़ा प्यार से समझिए। हमारे पास क्या होती है कि पृथ्वी पर भाई बहुत सारे जीव थे, पर क्या हुआ, जब से मानव क्रियाकलापों का हस्तक्षेप हुआ,
जब से मानव क्रियाकलापों का हस्तक्षेप हुआ तो हमने अपने सुख सुविधाओं को लेकर संसाधन का उपभोग किया। क्या किया बेटा? सुख संसाधन का, अपने सुख सुविधाओं को लेकर संसाधन का क्या किया? उपभोग किया। और जब संसाधनों को उपभोग करोगे तो जायज़ सी बात है पर्यावरण की क्या होगी? क्षति होगी। पर्यावरण की क्या होगी? क्षति होगी। और उस पर्यावरण की क्षति में जो जीव जंतु होंगे उनके संख्या में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो आपको बताऊँ, एक संस्था है जिसका नाम है बेटा IUCN। क्या है बेटा? हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। तो IUCN, अब बेटा जो IUCN है ना, आपको बताऊं, अब इसका कई बार आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ भैया क्या है ना। तो इसका बेटा अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या बताओगे? इंटरनेशनल फॉर यूनियन। क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल फॉर यूनियन। इंटरनेशनल, अरे पहले कैसे लिखोगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर, देखो सी से क्या हो? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका बेटा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। ये ध्यान देना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे कब बनाया गया था बेटा? ये ध्यान देना है 2004 में। क्या बनाया गया था? 4 में। वास्तव में इन्हें बता ध्यान ना, तो ध्यान देना बच्चे, इसके आधार पर देखेंगे इसे बनाया क्यों गया था। इसे बनाया गया था इसी के तहत बेटा क्या किया गया था? रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। इसके तहत विलुप्त प्राणियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। समझ रहे अल्लाह? तो इसमें क्या होता है? रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। रेड डाटा लिस्ट में उसको डालते हैं जो प्राणी क्या हो रहे जा रहे हैं? विलुप्त हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? विलुप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे प्राणियों के डाटा क्या करता है? जाता है। इन्होंने जैव विविधता के आंकड़े में लगभग 1.5 मिलियन कहा कि क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं। इसने अपने आंकड़े में क्या होता है बेटा? जो IUCN था इसने क्या होता है बेटा? इसने ये बताया कि इन्होंने जैव विविधता के आंकड़े में क्या बताया? जीव कितने पाए जाते हैं? 1.5 मिलियन। इन्होंने जैव विविधता आंकड़े में लगभग 1.5 मिलियन जातियां बताया। वहीं बेटा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था बेटा जानते हो? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने लगभग कितना बताया बेटा? 7 मिलियन या 70 लाख बताया बेटा। समझ लो, इन्होंने कितना बताया बेटा? 70 लाख। तथा शेष जातियों के इन्होंने बताया तथा शेष जातियों की खोज अभी नहीं हुआ है। समझिए क्या बेटा? इन्होंने सर्च किया कि इतनी जातियां लगभग पाई जाती है, अभी कितनी की हमारे पास खोज हुई ही नहीं है। अभी जो हमारे लिस्ट में है उनकी बात करता बेटा, सर। तो लगभग इन्होंने बताया कि लगभग इतनी जाती है, जिसमें कह रहा 15 लाख की, जिससे लगभग इतनी पाई जाती है। ये लगभग हमारी पृथ्वी पे इतनी पाई जाती है, और जिसमें से 15 लाख की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। समझ लो, इसमें से इन्होंने क्या बताया? इनमें से लगभग 15
लाख का खोज हो चुका हुआ है, जो जो बेटा कह सकते हो जैव विविधता का 20% भाग है। जो जैव, अरे भाई काम करो यार, कौन आ जा रहा है। जो जैव विविधता का 20% कितना भाग बेटा, 20%। अरे हट जा भाई, पढ़ाने दे भाई। 20% है, मतलब पूरे विविधता को 100% मान ले रहे हो तो 20% कौन है बेटा हमारे पास, कौन है, ये 15 लाख जीव है। तो हम लोग अभी तक कितने जीवों को खोज चुके हैं, 15 लाख जीवों को खोजा जा चुका है। समझ रहे हो, कितने जीवों खोजा जा चुका है बेटा, 15 लाख। जैसे आप जरा सा समझिएगा इस 15 लाख के डाटा को, पहले यहाँ तक की बात क्लियर है ना। तो ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है IUCN के फुल फॉर्म बता दो लल्ला, और प्लस इस कब आया था, ये क्या करता है, तो विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण देने का काम करता है इसके तहत, ठीक है। और इसने ही पहली बार आकलन किया था, लगभग 1.5 मिलियन जीव पाए जाते हैं, पर आगे चल के रॉबर्ट मे ने बताया लगभग 7 मिलियन या 70 लाख जीव पाए जाते हैं, जिसमें से 15 लाख जीवों की खोज हो चुकी है, ठीक है। जो हमारे जैव विविधता का कितना % है बेटा, 20% है। कितना है, 20% है। ये सब क्वेश्चन फैक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, अब आपके ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, बताओ बच्चे। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फट से। चलिए, आई होप कर लिए होंगे। आइए अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो 15 लाख कुल जैव विविधता खोजी जा चुकी है, कितनी खोजी जा चुकी है, 15 लाख जैव विविधता। अगर बेटा 15 लाख जैव विविधता जो है खोजी जा चुकी है, इसमें से बेटा आप लोग तुलना करेंगे ना, इसमें से कुछ पॉइंट है जहां से हमारे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। देखो जी, आपको बताऊँ लल्ला, तो इसमें से आपको बताऊँ ना 70% से ज़्यादा क्या है, जंतु है। इसमें से क्या है, 70% से ज़्यादा जंतु हैं। वही बेटा इसमें से अगर बात करेंगे 22% हमारे पास क्या है, पादप है। क्या बेटा है, पादप है। तो बताओ बच्चे बचा कितना, 70% हो गया, 22% हो गया, तो 8% हमारे पास क्या बेटा है यहाँ पे, 8% सूक्ष्म जीव। किसको डाला गया बेटा, सूक्ष्म जीव को। तो लगभग बताया गया कि इसमें से जो 15 लाख खोजे गए हैं, 8% सूक्ष्म जीव है बेटा, 22% उसमें से क्या है, पेड़ पौधे हैं, और 70% बेटा क्या है इसमें से, जीव जंतु है। क्या है बेटा, जीव जंतु है। अब आप बताऊं, इसमें भी अगर आपको थोड़ी सी मैं और बात समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो इसको भी आप 2 भागों में बांटो। ये 70% है, 70% अपने आप में क्या नाम मान लो, 100। 70% अपने आप में क्या नाम मान लो, 100 है। मान लो 70% जाति जंतु पाए जा रहे हैं, तो जंतु अपने आप में 100% है ही नहीं है। तो इसका कहा रहा है, इसका अकशेरुकी प्राणी का 70% केवल कीट पतंगे है। क्या कर रहा है, अकशेरुकी प्राणी का 70%, अकशेरुकी प्राणी का 70% केवल कीट पतंगे हैं। इस बात को नहीं समझे तो फिर समझिए। हम ये मान रहे हैं कि 70% है ना, तो इस 70% में जितने भी जंतु आते हैं, उस जंतु का 70% सिर्फ को है अकशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अकशेरुकी किसी कहते हैं, जिसमें बोन, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसकी संख्या केवल है। इसमें से अगर 70% ये है, तो मान लो 70 जीव है, तो 70 जीव में से 70% केवल कौन सा है, आपका कौन है, अकशेरुकी प्राणी। और वही कशेरुकी प्राणी का लगभग कितना है बेटा, 50% क्या है, मत्स्य है। कशेरुकी प्राणी का, कशेरुकी में जैसे रीढ़ की हड्डी पाई जाए का लगभग 50% मत्स्य। क्या बेटा, 50% क्या है, मत्स्य है। मतलब सोचिएगा कितनी बड़ी खास बात है बेटा इसमें से, समझ रहे हो। अब अगर यही 22% पादप की बात करते हो बेटा ना, ये क्या कहता है, इसमें जानते हो, इसमें लगभग 50% कवक एवं क्या है, 50% क्या है, आवृतबीजी प्राणी है। इसमें 50% कवक एवं 50% आवृतबीजी
प्राणी है बेटा। और खास करके जब ये डाटा आया था इसमें लिस्ट को जारी नहीं किया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा आपके बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, तो आप में उसमें एक ग्राफ बनाया गया होगा। उसमें एक ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरीके से, मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस ग्राफ को यहाँ देख सकते हैं बेटा आप लोग। ऐसे एक ग्राफ मैं इसका बना रहा हूँ बेटा ना, इस ग्राफ में जंतु बना रहा हूँ। तो इस जंतु में देखेंगे बेटा ना, ये जैसे मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, तो इसमें सिर्फ 50% जानते हो क्या है? मत्स्य। मत्स्य कितना दिया है? 50% बेटा। 50% केवल मत्स्य है। इसी में ये मान लो 20 का है, तो ये किसको बता दिया? स्तनधारी। कौन हो गया बेटा? स्तनधारी हो गया। ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया क्या है बेटा? ये पक्षी दिखा दिया। और इधर का मैंने आपको दिखा दिया क्या हो गया बेटा? ये है सरीसृप। कौन है? सरीसृप। ये सरीसृप हो बेटा। और जो इधर मैंने दिखा दिया ये कैसे है? उभयचर। क्या है? उभयचर। समझ लो मेरी बात को। तो देखो 50% अकेले जंतु में कौन है? मत्स्यन है। पर इसमें भी बात करें जाए तो कीड़े मकोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और वही अगर बेटा हम लोग पादप की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? पादप की। तो एक ग्राफ मैं आपको पादप को बना के दिखा रहा हूँ। इसमें देखो कुछ इस तरीके से डाटा बनाना, इस तरीके से। तो इसमें देखो मैंने ये जो दिखाया है ना, ये किसका हिस्सा है बेटा? ये मान लो किसका है? कवक का। अब ये किसका है बेटा? हमारे पास है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी बेटा। ये इतना तो सिर्फ इन्हीं का है। अब इसी में थोड़ा सा क्या है बेटा हमारे पास? क्या है? इधर दिखा दे रहा है मार्सस। और क्या दिखा रहा है? ये है फर्न। क्या दिखाया है बेटा? फर्न। और नीचे अब आप दिखाओगे तो इधर क्या दिखाया है? ये शैवाल दिखा दिया है। और ये आपको दिखा दिया है बेटा, क्या दिया है? कवक। अरे सॉरी कवक तो मैं दिखा चुका हूँ। ये क्या है? लाइकेन है। लाइकेन। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को ये डिजाइन किया है। समझ लो। ये देखो 15 लाख जीव कैसे बांटा गया? 15 लाख जीव में 70% हमारे पास क्या है? सूक्ष्म जीव, जंतु सिर्फ है। 8% क्या है? सूक्ष्म जीव है। और 22% क्या बेटा है? पादप है। समझ आ रहा है? ये तो हमने किसके पे बात कर लिया बेटा? वैश्विक पटल पे। किस पे बात कर लिया? वैश्विक पटल पे। पर जरा से देखते हैं कि भारत के सापेक्ष में क्या कंडीशन है। भारत के सापेक्ष में क्या कंडीशन है? ठीक है। ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है। जीवों के बारे में दिखाया गया, कौन जीव कितने पाए जाते हैं। ठीक है ना। जीवों के बारे में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, कौन कितनी पाई जाती है बेटा। तो जरा सा आप देखो भारत के, किसमें देखो बेटा? इंडिया को। भारत। अगर अल्लाह हम लोग भारत की बात करेंगे तो जानते हो, भारत की बात करूंगा तो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? भारत का पाया जाता है। पूरे विश्व का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग, 2.4% भाग भारत का है। भारत का है। याद रखेंगे बेटा, यहाँ से हमने क्या बताया कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग किसका है बेटा? भारत का है। पर आपको बताऊँ यहाँ पे 8% जैव विविधता पाई जाए, योगदान के कौन किसका है? भारत का। पूरे विश्व के, कह सकते हो बेटा, पूरे विश्व का 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है बेटा। अब सोचो जरा सा, हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। और कितने हमारे पास जीव निवास करते हैं? 8%। तो अपने आप भी बताओ बेटा कितनी बड़ी बात है ये। कितने परसेंट निवास कर रहे हैं? 8%। समझ रहे हो? जानते हो? तो विश्व में बेटा ध्यान देना है, विश्व में जैव विविधता में 8वें स्थान पर भारत देश है। अगर पूरे विश्व में जैव विविधता की बात करेंगे तो 8वें स्थान में कौन है बेटा? हमारे पास इंडिया है। तो आपके मन में सर पहला स्थान में कौन है? आगे मैं पढ़ाऊंगा उसे, पर फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। विश्व में प्रथम स्थान पर तो प्रथम स्थान पर जानते कौन है बेटा? आपका ब्राजील है। ब्राजील, जिसको यही ब्राजील में क्या मिलता है? अमेजन का जंगल। अमेजन का
का जंगल, जंगल, इसे ध्यान देना हम लोग पृथ्वी का क्या कहते हैं अमेजन के जंगल को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पृथ्वी का फेफड़ा, फेफड़ा। सब मतलब पूरे पृथ्वी का लगभग ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है, अमेजन का जंगल करता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ थी बेटा, हमने अभी थोड़ी सी, अभी आपको हमने सिर्फ क्या क्या चालू किया बेटा, आपका बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में आज हमने ये समझने का प्रयास किया वास्तव में कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे बेटा हमने, फिर हमने ये समझा बायोडाइवर्सिटी के प्रकार क्या होते हैं, फिर हमने समझा, फिर हमने देखा बायोडाइवर्सिटी प्रकार के साथ, फिर हमने देखा कि पृथ्वी में तथा भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, उनको लेकर क्या आकलन हमारे सामने है, क्या डाटा है, उनके बारे में देखा। अब फिर हमने थोड़ी सी बात किसके सापेक्ष में की बेटा, भारत के बारे में, किसके बारे में की, भारत के बारे में। तो कल हम आगे पढ़ेंगे कि जैव विविधता पर किनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो हमको पढ़ना जो कैसे पढ़ना है मैं आपको ये सिखा देना। ऐसे हम लोग पढ़े बेटा, क्या पढ़े हैं, जैव विविधता ना। तो देखो मैं आपको पढ़ने का ग्राफ बना दे रहा हूँ बेटा, कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया मुझसे मतलब नहीं है, पर एनसीईआरटी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे यह क्या होता है, ठीक है ना। फिर इसका हमने प्रकार पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, प्रकार। हमने देख लिया जैव विविधता किसे कहती है, हमने देख लिया बेटा, हमने क्या देख लिया, प्रकार भी देख लिया। फिर हमने देख लिया इसका क्या देख लिया, वितरण, कहाँ कितना पाए गए। फिर हम लोग देखेंगे बेटा इसके ऊपर प्रभाव, क्या देखेंगे, इसके ऊपर प्रभाव देखेंगे। और प्रभाव कैसा देखेंगे, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे बेटा इस पे। और क्या देखेंगे बेटा, तो वितरण देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। फिर अगर ये संकट में है, तो इनके क्या देखेंगे बच्चे हम लोग, बचाव, इनके बचाव के उपाय। तो इसी में आएंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, क्या पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, वर्ल्ड वाइड, ये सभी चीज़ों को आपको मैं पढ़ाऊंगा ना। तो हमने आज यहाँ तक का काम देख लिया बेटा, ये तीनों फैसेट हमने देख लिया है। कल हम देखेंगे कि जैव विविधता पर कैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, कैसे घटेगी, क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, प्रभावों के बारे में कल चर्चा करेंगे। फिर आगे चल के क्या करेंगे, बचाव की चर्चा करेंगे ना। तो लगभग 2 से 3 क्लास लेंगे, ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।